दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परख नली शिशु के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए हमारा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जानने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि बंध्यता यानी कि बांझपन क्या होता है। तो विश्व में अनेक दंपत्ति अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाते और अपनी संतान के सुख से वंचित रहते हैं। इसे ही हम बांझपन कहते हैं। बांझपन स्त्री या पुरुष में किसी में भी हो सकता है। तो आइए वन बाय वन जानते हैं कि पुरुष में कैसे बांझपन होता है और स्त्री में कैसे बांझपन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषों में बांझपन के कारण की। तो पुरुषों में सीमेन, तो सीमेन के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है। तो पुरुषों के सीमेन में जीवित व सक्रिय शुक्राणुओं की संख्या में कमी होने पर बांझपन होता है। तो पुरुषों में बांझपन कम होगा जब पुरुषों के सीमेन में जीवित व सक्रिय शुक्राणुओं की संख्या में कमी हो। तो पुरुषों में एक बार में 3 से 4 ml सीमेन स्खलित होता है जिसमें कि 200 मिलियन शुक्राणु होते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि पुरुषों में एक बार में जो सीमेन स्खलित होता है उसकी जो मात्रा होती है वो होती है 3 से 4 ml और जिसमें 200 मिलियन शुक्राणु होते हैं। अब यदि इन शुक्राणुओं की संख्या कम होती है या फिर इन शुक्राणुओं की जो सक्रियता होती है कम होती है तो इसकी वजह से पुरुषों में बांझपन होता है। तो कम संख्या में शुक्राणु होने के कारण जो शुक्राणु होते हैं अंडे का निषेचन नहीं कर पाते। संरचना में त्रुटि वाले शुक्राणु भी निषेचन करने में सफल नहीं होते और इस कारण पुरुषों में बांझपन होता है। तो पुरुषों में बांझपन का कारण ये है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्त्रियों में बांझपन के कारण की। तो स्त्रियों में बांझपन का जो कारण है वो निम्नलिखित है। तो पहला है अनियमित अंडोत्सर्ग यानी कि इरेगुलर ओव्यूलेशन। दूसरा है जनन पथ में अवरोधन। तीसरा है फैलोपियन नलिका की संरचना में त्रुटि। चौथा है गर्भाशय के भीतरी स्तर में कमी के कारण भ्रूण रोपण में बाधा। पांचवा है गर्भाशय के सर्विक्स भाग में दोष। तो स्त्रियों में बांझपन के ये निम्नलिखित कारण हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि अनियमित अंडोत्सर्ग यानी कि जो उनका मेस्टर्नल साइकिल है जो एमसी है वो नियमित क्रम से ना आना। दूसरा है जनन पथ में अवरोधन यानी कि जो आपके रिप्रोडक्टिव वे हैं उनमें अवरोधन हो जाना या फिर फैलोपियन नलिका की संरचना में त्रुटि होने के कारण जो फैलोपियन नलिका है वो थोड़ा बहुत मुड़ जाती है या फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। उसके अलावा जो गर्भाशय की भीतरी लेयर है जिसे हम इंडोथीसियम कहते हैं उसमें कमी होना यानी कि उसकी संरचना में कोई प्रॉब्लम होने के कारण जब बेबी यानी कि भ्रूण बन जाता है तो भ्रूण का रोपण नहीं हो पाता, यानी कि प्रेगनेंसी हो गया लेकिन भ्रूण का रोपण नहीं हो पाया। फिर उसके अलावा है गर्भाशय के जो सर्विक्स भाग हैं उनमें दोष होना। तो ये ऐसे कारण हैं जिनके कारण स्त्रियों में बांझपन हो सकता है। तो ये 5 मुख्य कारण हैं जो कि स्त्रियों में बांझपन के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में यानी कि परखनली शिशु के बारे में। तो परखनली शिशु का मतलब ये नहीं है कि परखनली में बेबी का उत्पादन होगा यानी कि जो बेबी बनेगा वो परखनली में बनेगा। तो टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक यानी कि ऐसी विधियों का आविष्कार किया है जिनके प्रयोगों से जो बांझ दंपत्ति है जो कि संतानोत्पत्ति नहीं कर पाते इन विधियों की सहायता से प्रजनन करते हैं। इन विधियों को सहायक प्रजनन तकनीक यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आर्ट। ठीक है, तो जो दंपत्ति ऐसे हैं जिनके संतान नहीं हो पाते, ठीक, तो वो इस टेक्निक का सहारा लेते हैं। परखनली शिशु तकनीक भी इन्हीं तकनीकों में से एक है। तो परखनली शिशु तकनीक है क्या, आइए इसके बारे में जानें। तो संसार के पहले परखनली शिशु का जन्म 25 जुलाई सन 1978 में ब्रिटेन में हुआ था। इस शिशु को जन्म दिलाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे स्टेप्टो और एडवर्ड। तो स्टेप्टो एवं एडवर्ड नामक वैज्ञानिकों ने ये काम किया था। यह शिशु एक लड़की थी जिसे ल्यूसी जोय ब्राउन नाम दिया गया। तो याद रखिएगा जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है उसका नाम क्या है, ल्यूसी जोय ब्राउन। बाद में ल्यूसी जोय ब्राउन ने शादी की और उन्होंने प्राकृतिक तरीके से एक लड़के को भी जन्म दिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो कई तरह से तैयार किए जाते हैं। जैसे कि पहली शर्त है जिन स्त्रियों में गर्भ नहीं ठहरता उन स्त्रियों के अंडाणु को बाहर निकालकर उसके पति के शुक्राणु से निषेचन कराते हैं। कहने का मतलब कि जिन स्त्रियों में गर्भाशय में प्रॉब्लम होती है उन स्त्रियों के क्या कहते हैं अंडाणु को हम बाहर निकाल लेते हैं
और उनके पति के शुक्राणु से निषेचन कराते हैं तथा निषेचित अंडे को 32 कोशिका अवस्था के बाद माता के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। गर्भावधि पूरी होने के बाद माता सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। इस विधि को IVF कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, IVF एग्ज़ाम में पूछा जाता है। IVF का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जिन स्त्रियों में गर्भ नहीं ठहरता और वो गर्भ के लिए जिन स्त्रियों यानी कि जिन माता पर निर्भर होती हैं, यानी कि वो दूसरे स्त्री के गर्भाशय में अपने अंडे को क्या करती हैं, रोपित करती हैं, तो जिस स्त्री का प्रयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं सेरिगेट मदर। इसे किराए का कोख भी कहा जाता है। तो सेरिगेट मदर आपने बहुत सुना होगा। तो ऐसी स्त्रियां जिनमें कि अंडाणु बनते हैं बट उनमें गर्भ नहीं ठहरता, तो इनके पति से उनके अंडाणु का निषेचन करा देते हैं और दूसरे स्त्री के गर्भाशय में उनके भ्रूण को रोपित कर देते हैं। तो जिनके गर्भाशय में रोपित किया जाता है उसे हम बोलते हैं सेरिगेट मदर और उस गर्भ को बोलते हैं किराए का कोख। तो ये तो पहला कंडीशन था। आइए अगले कंडीशन की बात करते हैं। तो इसके पहले वाले शर्त में हम लोगों ने पढ़ा कि जिसमें गर्भ नहीं ठहरता। दूसरे कंडीशन में है कि कुछ स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती परंतु निषेचन तथा भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित वातावरण प्रदान कर सकती हैं। तो डोनर स्त्री के अंडे को लेकर तथा उसके पति को शुक्राणु को एकत्रित करके उन स्त्रियों के फैलोपियन नलिका में पहुंचा दिया जाता है। फैलोपियन नलिका के अंदर अंडे का निषेचन होता है। इस विधि को हम गिफ्ट कहते हैं। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे स्त्री का अंडाणु ले लेते हैं जिसे हम बोलते हैं डोनर और उसके पति से उसके शुक्राणु को क्या करते हैं, निषेचित कराते हैं और जो स्त्री यानी कि जो अंडे उत्पन्न करने में असक्षम है उसके फैलोपियन नलिका में पहुंचा दिया जाता है। फैलोपियन नलिका के अंदर अंडे का निषेचन होता है और इस विधि को हम कहते हैं गिफ्ट। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका फुल फॉर्म है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो याद रखिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले कंडीशन में हमने देखा कि अंडाणु उत्पन्न होता है परंतु गर्भ नहीं ठहरता और दूसरे कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि अंडाणु उत्पन्न नहीं होता परंतु गर्भ ठहरता है। चलते हैं तीसरे कंडीशन की ओर। यदि किसी पुरुष के सीमन में शुक्राणु की संख्या कम होती है तो पति या दाता पुरुष के शुक्राणु को सांद्रित करके कृत्रिम विधि द्वारा स्त्री की योनि में या गर्भाशय में प्रविष्ट कराते हैं। इस विधि को गर्भाशय विरसेचन यानी कि IUD कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिन पुरुषों में सीमेन में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है तो उनके पति का शुक्राणु अलग से ले लेते हैं, फिर उसे सांद्रित करके कृत्रिम विधि द्वारा स्त्री के योनि या गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस विधि को हम बोलते हैं IUD। तो इसका मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इंसर्शन। तो IUD का फुल फॉर्म है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें कह भी सकते हैं और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।